हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज का जो टॉपिक हमारा इंग्लिश में है वो टेंस है। टेंस का फंडामेंटल जो बेसिक था वो हमने पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, उसको जाके देख लेना एक बारी, ठीक है, अच्छे से। तो ये आगे की बात अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। पहले हमने वर्ब्स पढ़ा है डिटेल से, फिर उसके बाद वर्ब्स में जो मॉडल वर्ब्स चैप्टर में ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये टेंस, ठीक है, मॉडल की हमने एक्सरसाइज की थी, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए। अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का फंडामेंटल जो कि बेसिक था समझने के लिए, वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टेंस को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारे टेंस को किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, या किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन फिर चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। हर चैप्टर के लास्ट में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर वाइज, वो हम डिस्कस करेंगे और फिर उसकी कंबाइंड प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे एक बार जरूर स्टेनो के एग्जाम के लिए, जो कि 2020 आप देने वाले हो इस बार 2020 का, जो अब एसएससी शुरू करने वाली है, या सीएचएसएल के एग्जाम जो अब कंडक्ट कराने वाली है एसएससी, या एमटीएस या सीजीएल के जो भी एग्जाम, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से हमने जीएस को पढ़ना है। एक बात और मैं बता देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए, है ना, ये स्टेनो के लिए पैट नहीं है भाई, पैट यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं बस उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा और किसी के लिए पैट नहीं है, ठीक है। अपने एग्जाम मस्त होकर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। पैट नहीं भरा तुमने अगर, तो बस यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम नहीं दे सकते हो, इसके अलावा सारे एग्जाम आप दे सकते हो। यूपी ट्रिपल एससी मतलब एक कमीशन है, एक आयोग है, ठीक है। ये आयोग जो भी कंडक्ट कराएगा, एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, बस वो आप नहीं दे सकते अगर पैट नहीं भरा या क्वालिफाइड नहीं हुआ आपका तो। इसके अलावा बाकी के सारे एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है टेंस और उसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। टेंस को क्या है देखना जरा, मैंने तुम्हें बताया था टेंस इज अ डिवीजन ऑफ टाइम। टाइम को का डिवाइडेशन है, टाइम को हम जो डिवाइड करते हैं वो टेंस कहलाता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ टाइम है, हमने फंडामेंटल बेसिक में ये बात पढ़ ली थी। दो तरह से हमने टाइम को डिवाइड किया था, पास्ट जो बीत गया और जो अब वर्तमान है प्रेजेंट, और जो आगे आएगा उसको हमने डिवाइड कर लिया फ्यूचर में। ये मैं टाइम लाइन लगा दूं तो ये प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये प्रेजेंट हो गया जब तुम बोल रहे हो, वो प्रेजेंट है। इससे पहले की जितनी भी बात होगी वो सारी की सारी पास्ट होगी, और आगे की जितनी बात होगी वो होगी फ्यूचर में, ठीक है, वो भविष्य चला जाएगा। क्लियर हो गई, इतनी बात हमने कर ली थी। प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब तुम बोल रहे हो। इसका मतलब ज़्यादातर अगर हम देखें तो जनरली जो टेंस हमारा माना जाता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है, जो प्रेजेंट में होता है, ठीक है। बाकी आप देख लेते हैं। पास्ट में मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर तुम इसके कॉन्टेक्स्ट में इस वाले पॉइंट के, एक पॉइंट ये है हमारे पास, ठीक है, ये एक पी मैंने पॉइंट ले लिया। इस पी के कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम ये वाला पॉइंट ले रहे हो तो ये भी पास्ट है, ये ले रहे हो तो ये भी पास्ट है। अब सुनना जरा ध्यान से, मैंने इस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला लिया, ये ए पॉइंट, वो पास्ट है। और अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में इस वाले पॉइंट को बोलूं तो ये पास्ट का भी पास्ट है। पास्ट का पास्ट मतलब पास्ट से भी पहले, पास्ट मतलब पहले आया, ऐसा हो गया पहले, तो ये पहले हुआ और इससे भी पहले ये हो गया, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। ये बात जरा ध्यान से देखना, पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट जो टेंस होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है, हमेशा ये बात याद रखना, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक। और जो हमारा पास्ट है ये वाला पास्ट है, ये जो बनेगा ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये टाइम लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सारी की सारी, इससे तुम कभी भूलोगे नहीं। इस वाले पॉइंट को ना ले रहे, ये वाला पॉइंट केवल ले रहे हो तो वो भी पास्ट में बनेगा। ये वाला पॉइंट, हर एक ही कोई पॉइंट ले रहे हो पास्ट में तो वो पास्ट में बनेगा। और अगर तुमने पास्ट में एक पॉइंट लिया और उसके कॉन्टेक्स्ट में एक और पॉइंट ले रहे हो पास्ट में, तो वो फिर पास्ट ऑफ पास्ट हो गया और वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। परफेक्ट में टाइम काम तब बनता है, काम मतलब एक्शन, टेंस मतलब एक्शन, उसको रेफर करते हैं, कोई काम जो हुआ है या हो रहा है, जो भी है, ठीक है, उसको हम जो है टेंस में, टाइम को तो हमने टेंस में बना दिया, और जो ये एक्शन होता है इसके लिए हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट बनाए हुए, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बात,
तो पास्ट और पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में। परफेक्शन तब होता है, ये बात हमेशा याद रखना, जब काम कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब ये काम हो गया, ये काम बीत गया, हो गया तो मतलब परफेक्ट हो गया, चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो गई इतनी बात। काम अगर जारी है, मैं एक और टाइम लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, टाइम लाइन नहीं है ये काम के लिए, काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ जाके एंड भी जरूर होगा। कोई काम अगर स्टार्ट हुआ तो वो एंड जरूर होगा, और अगर स्टार्ट हुआ और एंड भी होगा तो बीच में वो जारी भी होगा, ठीक है। जारी होगा मतलब कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होगा मतलब जारी होगा। जारी तभी होगा जब काम जारी तभी तो होता है जब इनकम्प्लीट होता है, तो हम कहते हैं जो ये काम है ये इनकम्प्लीट है। तो हम ये बोलेंगे आगे के लिए कि जो भी इनकम्प्लीट काम होगा, जो भी अधूरा काम होगा, ठीक है, तो वो जारी होगा ऑब्वियसली, और जो जारी होगा वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस को ही तो इंग्लिश हिंदी में जारी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए जो काम इनकम्प्लीट होता है उसको हम कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। काम हो गया, ये शुरू हुआ था, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया तो ये परफेक्ट में, ठीक है, बस। और अगर यही पास्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यही पास्ट में तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हमें नहीं पता किसी भी काम का कि वो जारी है या खत्म हो गया है, या कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, हमें नहीं पता। नहीं पता तो मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित है तो मतलब इंडेफिनिट है। क्लियर हो गया। तो ऐसे काम को हम इंडेफिनिट में रखते हैं। और आज का हमारा जो टेंस है, टेंस में वो हमारा टॉपिक है, वो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट में भी कौन सा प्रेजेंट, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसकी पहले बारे में हम जल्दी से एक बार जान लेंगे सारी चीज़ों को, और उसके बाद फिर हम एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये अगर बात नहीं समझ में आई होगी तो एक बार जरूर देखना पीछे करके वीडियो को, समझ में जरूर आ जाएगी। समझ के पढ़ोगे इंग्लिश को तो बहुत आसान रहेगी आपके लिए। रूल्स बना के पढ़ोगे तो 2 4 5 10 दिन में भूल जाओगे। फिर वोकैब कब करोगे, वोकैब है रटने की, उसको आप जितना ज़्यादा करो समझ के। देखो समझोगे तो फिर पैसेज कर पाओगे, रटोगे तो पैसेज नहीं कर पाओगे, ये बात देख लेना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पैसेज कैसे करें, क्लॉज टेस्ट कैसे करें। उन्होंने रूल्स के रट्टे मार रखे होते हैं। समझ के करोगे तो पैसेज समझ में आएगा ना, क्लॉज टेस्ट समझ में आएगा। नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। बाकी तुम अपनी मर्जी है खुद की, तुम्हारी, जैसे भी चाहो वैसे कर लेना, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं बेसिक बता देता हूँ, सारा का सारा बेसिक जितना भी है हमारे पास, और उसके बाद फिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया कि ऐसा, बस इतना याद रखो, काम अगर शुरू हुआ तो खत्म होगा, खत्म हो गया तो परफेक्ट हो गया, और अगर जारी होगा तो कंटिन्यूस। इसके अलावा जितना भी सारा है वो सब कुछ रख दो इंडेफिनिट में, ठीक है। सब कुछ इंडेफिनिट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, मैं कार्य करता हूं। एक बात और, हमने बहुत पढ़ा था ये 11 12 में, 9 10 में भी पढ़ा था, ताहे तिये ते आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ताहे तिये ते आदि अगर आ गए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये सब चीज़ें मत किया करो, ठीक है। ये समझो कि बस काम अगर हमारा नहीं पता है कि वो कंप्लीट है या जारी है या कैसा है, तो उस काम को बस इंडेफिनिट में रखना, इतनी बात समझ लेना। नहीं तो फिर ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा मैं हिंदी का, ताहे तिये, और वो बनेगा परफेक्ट में, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं अभी, मैं कार्य करता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर सेंस वो ताहिए तिहे का ही देता है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि बस ये रूल हो गया कि वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ताहे तिहे ते आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, मैं कार्य करता हूँ, इसकी बात करें, ठीक है। तो मैं, ये हो गया एक्टिव वॉइस, मतलब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले मैं ले रहा हूँ एक्टिव। देखो मैं ना दोनों चीज़ों में पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को हम प्रेजेंट एक्टिव में भी पढ़ेंगे और पैसिव में भी पढ़ेंगे, और एक्टिव पैसिव हमारे यही पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस मैं जल्दी से बता देता हूं तुम्हें, पहले एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं हम सारे टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स आती है। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट का वॉज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में, और पैसिव वॉइस इज एम आर के बाद बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब
वर्ब आईएनजी फॉर्म, वाज वर्ब के बाद बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, हैज हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड के बाद बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव और कंटिन्यूटी के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हैज हैव के बाद बीन और लगता है, तो हैज हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये इसके साथ टाइम जरूर दिया हुआ होता है। यानी मैं तुम्हें इसको बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज हम क्यों करते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब काम कंप्लीट हो गया और कंटीन्यूअस का मतलब हो गया काम जारी भी है। तो ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया और जारी भी है, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो 2 घंटे का काम जो है, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो 2 घंटे का काम जो है वो हो गया कंप्लीट। और भैया वो पढ़ अभी भी रहा है तो ये हो गया इनकम्प्लीट। तो जो कंप्लीट है वो हो गया परफेक्ट में 2 घंटे वाला और जो अभी भी चल रहा है वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो जो इनकम्प्लीट है, ठीक है, जो इनकम्प्लीट है वो आ जाएगा कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्यों जरूरत पड़ी है, इसलिए उसमें टाइम दिया हुआ होता है 2 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से 2 मिनट से 10 मिनट से 2 सप्ताह से, इसलिए वो टाइम दिया हुआ होता है क्योंकि उसमें उतना काम कंप्लीट हो चुका होता है और वो अभी भी जारी होता है। तो जो काम कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट में और जो काम अभी भी जारी है वो आईएनजी फॉर्म में। क्लियर हो गई इतनी बात? सारी बातों को समझ के अगर चलोगे तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव हम दोनों लेके चलेंगे, एक्टिव और पैसिव दोनों। ये मैं इधर की तरफ पैसिव लिख रहा हूँ, ठीक है। हम क्यों लेके चल रहे हैं एक्टिव पैसिव, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से ही आते हैं, हमें दोनों तरीकों को समझना है। यहाँ पे पढ़ेंगे तो एक्टिव पैसिव पूरा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाएंगे वो वहाँ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक्टिव वॉइस जैसे कि मैं कार्य करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। कार्य किया जाए, कार्य मेरे द्वारा या मेरे द्वारा कार्य किया जाता है। मेरे द्वारा कार्य किया जाता है, देखना वो कार्य किया जाता है किसी के द्वारा, वो पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है मैं कार्य करता हूं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इस बात को समझ लो, एक्टिव कब रखते हैं, पैसिव कब रखते हैं। सब्जेक्ट अगर डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, वही डूअर ऑफ द एक्शन है तो एक्टिव वॉइस। और सब्जेक्ट अगर डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है या डूअर ऑफ द एक्शन कोई और है, तो फिर उसको पैसिव वॉइस रखते हैं। सब्जेक्ट अगर डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है तो पैसिव वॉइस, और सब्जेक्ट अगर डूअर ऑफ द एक्शन है तो एक्टिव वॉइस। इसलिए जरूरत पड़ी हमें एक्टिव और पैसिव की। क्लियर हो गई इतनी बात? क्योंकि सब्जेक्ट होता है जिसको हम स्ट्रेस करते हैं। मैंने स्ट्रेस किया काम पे, काम को करना है भाई, चाहे कोई भी करो। एक तो अब तो स्ट्रेस किस पे हुआ, काम पे, तो सब्जेक्ट बनाएंगे काम को, ठीक है। एक हो गया मैं कार्य करूंगा या मैं कार्य करता हूं, तो स्ट्रेस कौन होगा, स्ट्रेस हुआ सब्जेक्ट यानी कि मुझ पे, और मुझ पे अगर हुआ स्ट्रेस तो मैं सब्जेक्ट बनूंगा, और मैं अगर सब्जेक्ट बनूंगा तो मैं डूअर हूं, और मैं अगर डूअर हूं तो एक्टिव वॉइस, ठीक है। डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस, और रिसीवर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मैं कार्य करता हूं। अब इसे देखो, इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, एस बोले तो सिंगुलर और पी बोले तो प्लूरल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब, ऐसा समझ लो भैया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब इंग्लिश में। और सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं उसमें, और वर्ब अपनी इनेट फॉर्म में प्लूरल होती है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट के सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में एस या ईएस, और उसके बाद जो भी फिर ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात समझ आ गई है? मैं यहाँ लिख देता हूँ जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा,
ठीक है, अब इसको बनाते, मैं कार्य करता हूं, सब्जेक्ट है मैं, करने वाला कौन है, मैं, डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट बनेगा, डूअर ऑफ द करने वाला ये है तो एक्टिव वॉइस, तो वाक्य बनेगा आई, मैं के लिए आई हो गया, करता हूं करने की हो गई डू, और आई के हिसाब से डू ही आएगी बिल्कुल, आई डू, और कार्य की बात है आई डू द वर्क, मैं कार्य करता हूं, ठीक है, एक्टिव वॉइस, कार्य मेरे द्वारा कार्य किया जाता है, कार्य मेरे द्वारा किया जाता है। पैसिव वॉइस क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर आ जाएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, प्लूरल तो आर, और आई है तो एम आ जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस उसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद बाय लगाते हैं। मेरे द्वारा कार्य किया जाता है तो मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा कार्य को, कार्य किया जाता है तो द वर्क, जो कार्य है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखना आगे के लिए, कार्य कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने बोला था वर्ब सिंगुलर चलती है, तो द वर्क और सिंगुलर के लिए इज आ जाएगी, द वर्क इज डन, DON डन, द वर्क इज डन, और उसके बाद आ जाएगा बाय, और किसके द्वारा, मेरे द्वारा। मैंने कहा था बाय होती है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसका, बाय प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने पढ़ रखा था, तो मेरे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो हो जाएगी मी, तो द वर्क इज डन बाय मी। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, समझना इस चीज को, आगे देखते हैं, इतनी बात हो गई है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो एक्टिव पैसिव हो गए, अब और कौन से टेंस हम, और कौन से सेंटेंस जो हम इंडेफिनिट में रखते हैं, ये बात भी समझ लेना। पोजीशन वाले, पोजीशन, ये बात समझना जरा, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार जो शो करते हैं, अधिकार शो करते हैं, हैज हैव की बात हम करेंगे। हैज हैव के बाद हमने बात की थी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। हैज हैव का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो पोजीशन का सेंस भी देते हैं और उसके बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस नहीं मैं सब्जेक्ट स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और इसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर वो पोजीशन का सेंस देंगे, जैसे कि मेरे पास कार है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं, मेरे पास एक कार है, तो पोजीशन उस कार का किस पे है, मुझ पे, पोजीशन मतलब अधिकार, तो उस कार पे अधिकार किसका है, मेरा है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो मैं इसको बोलूंगा मेरे पास एक कार है। ये वाले वाक्य भी हमारे प्रेजेंट में रखे जाते, तो मेरे के लिए आई हो गया, मेरे पास आई हैव, आई के हिसाब से हैव लगेगा, आई हैव अ कार। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल an का भी यूज करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल a या n का यूज करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, वो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे जाके। आई हैव अ कार, ठीक है, तो मेरे पास एक कार है, तो हैव हो गया ये वर्ब, हैव हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है, पोजीशन वाला आ गया, ठीक है। एक और हमारे पास टाइप आता है इसमें, और वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने तुम्हें बताया था कॉम्प्लीमेंट, और वो लिंक वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में बना दूं, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में है तो इज एम आर चलेगा, और मैंने कहा था इज एम आर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, तो वो तो भैया कंटिन्यूस हो गया, हमने वर्ब थोड़ी लगानी है। इज एम आर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में तो आती है, लेकिन वर्ब थोड़ी लगा रहे हैं, ये लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब है, तो इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, ये बात ध्यान रख लेना। इसके बाद हमेशा नाउन या एडजेक्टिव आएगा। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जाम्पल है मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं की हो गई आई, और आई के हिसाब से एम, आई एम, एम हो गई लिंक वर्ब, और इसके बाद आएगा एक डॉक्टर, अ डॉक्टर,
मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, लिंक वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम लेके चलती है। तो जो आई है वही डॉक्टर है और जो डॉक्टर है वही आई है, इसलिए एम लिंक वर्ब, इज एम आर, वाज वर लिंक वर्ब होती है। सुनो, हैव के बाद भी ये है और हैव से पहले आई है, तो जो आई है वो कार नहीं है और जो कार है वो आई नहीं है, इसलिए ये लिंक वर्ब नहीं है। लिंक वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है, जो सब्जेक्ट होता है वही उसके बाद लिखा हो, दोनों सेम होते हैं, ये बात याद रखना। लिंक वर्ब और लिंक वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है, कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव, और यहाँ पे पता ही है डॉक्टर के साथ आर्टिकल आया हुआ है तो फिर वो नाउन हो गया। इतनी बात समझ आ गई है, बहुत ही आसान सारी चीजें हैं। ये हमारे सेंटेंस जो हैं ये आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और कौन कौन से सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं और कौन कौन से सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक, देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना था क्या, चलो देख लेना, नोट कर लेना इन सारी चीज़ों को, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, अब तो भैया मिट गया वो, देख लेना पीछे। अब हमारे पास आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरा। इंपेरेटिव सेंटेंस देखो जरा, आज हम इसके इंपेरेटिव की पूरा करते हैं पोस्टमार्टम, देखते हैं जरा। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे 3 तरह के हैं, ऑर्डर, एडवाइस, देखो सी लिखोगे तो नाउन और ऐसी लिखोगे तो वर्ब होता है, और रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, स्पीकर होता है और लिसनर होता है, 2 ही होते हैं बस, आमने सामने जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा। जो बोलेगा दूसरा वाला सुनेगा, सामने वाला, तो जो बोलेगा वो स्पीकर और जो सुन रहा है वो लिसनर, ठीक है। बोल रहा हूँ मैं तो मैं स्पीकर हूँ, सुन रहे हो तुम तो लिसनर हो। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, क्लियर। हमेशा और हमेशा सेकंड पर्सन लिसनर होता है। यू मतलब सेकंड पर्सन और वो हो गया लिसनर, क्लियर हो गई इतनी बात। अब सुनो जरा, मैं जब ऑर्डर दूंगा, ये बात समझना जरा, जब भी मैं ऑर्डर दूंगा तो मैं किसे दूंगा, सामने वाले को, जो सामने होगा, यानी कि जो सुन रहा होगा, और जो सुन रहा होगा वो सेकंड पर्सन होगा, और सेकंड पर्सन का यू होता है। अब सुनो जरा ध्यान से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या ईडी या आईएनजी फॉर्म से शुरू नहीं होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू क्यों होते हैं, ये बात हम कर रहे हैं। ये आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इनका सब्जेक्ट होता है, क्योंकि चाहे तुम ऑर्डर दे दो या एडवाइस दो या रिक्वेस्ट दोगे तुम अपने सामने वाले को, और सामने वाला होगा लिसनर, और लिसनर होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी कि यू, और यू के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की इननेट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो वर्ब से स्टार्ट होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही क्यों शुरू होते हैं, ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट हिडन होता है और वो होता है यू, सेल्फ अंडरस्टूड होता है। क्योंकि जो भी हम ऑर्डर देंगे वो सामने वाले को देंगे और सामने वाला लिसनर होगा, और लिसनर हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और यू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस सारे के सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद चाहो तो आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो या फिर एडजेक्टिव दे सकते हो। ऑब्जेक्ट मैंने तुम्हें बताया था नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, सारी बातें हम ये करते हुए चल रहे हैं। इसी तरह से एडवाइस भी दोगे तो अपने से सामने वाले को दोगे, और सामने वाले को अगर दोगे तो वो उसका सब्जेक्ट होगा यू, उसको करने वाला। मैं कहा कम हेयर, यहां आओ, मैंने कहा यहां आओ, कम हेयर, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसको करने वाला तो वही होगा ना, सामने वाला जो सुनेगा। मैंने कहा यहां आओ तो आएगा कौन, सामने वाला जो सुनेगा, नहीं, जो सुनेगा वही तो आएगा। तो इस वर्ब को करने वाला सामने वाला है, और सामने वाला मतलब लिसनर, और लिसनर मतलब यू, और यू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू कम हेयर।
एक्चुअल में सेंटेंस ये, यू कम हियर। जब सामने वाला है तो इसलिए यू को हटा देते हैं, वो खुद समझ जाता है कि मुझसे बोला जा रहा है, मेरे अलावा तो कोई यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए मुझे ही जाना है। ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है, लेकिन एक्चुअल में इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और यू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? लिखा नहीं जाता इसलिए क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, दूसरों को बस अपनी बात समझानी होती है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो हम उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो हम अपने हिसाब से बोल लेते हैं, वो बोलियां कहलाती हैं, फिर डायलेक्ट्स कहलाती हैं। बाकी लैंग्वेज एक ही होती है, ग्रामर एक ही होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एडवाइस की, तो एडवाइस के लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। ठीक है, एस या एस कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर हम कह सकते हैं एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। क्लियर हो गई इतनी बात? रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो रिक्वेस्ट के लिए दो चीजें होती हैं, या तो उसमें प्लीज लगा हुआ होता है, प्लीज, या फिर वो काइंडली लगा हुआ होता है। ठीक है, ये लगा होता है। इसके बाद फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी जो भी हम कहें, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर हो गई इतनी बात? प्लीज काइंडली लगा हुआ होगा, वो रिक्वेस्ट वाले होंगे। एक बात और यहाँ पे हम समझते हैं, प्लीज काइंडली ना भी लगा हुआ तो भी वो रिक्वेस्ट होगा, और वो तब होगा जब तुम वो बात अपने लिए कह रहे हो, मेरी मदद करो। हेल्प मी। अब इसको तुम कहां रखोगे? हेल्प मी को कहाँ, रिक्वेस्ट में रखोगे, एडवाइस में या ऑर्डर में? अपने लिए कोई ऑर्डर नहीं देगा। किसी को मदद की जरूरत है तो वो ऑर्डर देगा, भाई मेरे मदद कर बे, ऐसा नहीं बोलेगा ना, है ना? या फिर वो एडवाइस नहीं देगा, भाई साहब आपको मेरी मदद करनी चाहिए, एडवाइस भी नहीं देगा। तो फिर क्या होगा? रिक्वेस्ट ही होगा। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, तो हेल्प मी। ठीक है, तो हेल्प मी यानी कि अपने लिए हम जो भी किसी से बात कहेंगे, अपने लिए, अपने काम के लिए, तो उसमें चाहे प्लीज ना भी लगाओ, काइंडली ना भी लगाओ, तो भी फिर वो रिक्वेस्ट में ही बनेगा। क्लियर हो गई? तो सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इनके सब्जेक्ट होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू, और यू के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। इसलिए ये सारे के सारे सेंटेंस चाहे ऑर्डर वाले हो, एडवाइस वाले हो या रिक्वेस्ट वाले हो, इनके जो सब्जेक्ट यू होता है और यू के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। इसलिए ये सारे सेंटेंस हमारे वर्ब की इनेट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं वेंट देयर, तो भैया ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाकी ये जो ऑर्डर एडवाइस है वो प्रेजेंट में हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा वहां जाओ, वहां जाने के लिए अगर बोला जा रहा है तो वो प्रेजेंट में ही बोला जा रहा है, और ऐसा करेगा कौन? सामने वाला, और यू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए वेंट नहीं आएगा, बोलोगे गो देयर। इसके अलावा अगर गोज देयर भी है लिखा हुआ तो वो भी गलत हो जाएगा भैया। गोज देयर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट यू है और यू के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यू के लिए एस या एस नहीं लगता है। क्लियर हो गई इतनी बात? बस इतना समझ लेना, इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और यू के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में इनेट फॉर्म में आती है। इतनी बात समझ आ गई? इंपेरेटिव सेंटेंस कभी नहीं भूलना है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस से खत्म होगा, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं इसमें। बाकी एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, पैसिव वॉइस इनके क्या बनते हैं, वो अभी हम एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे जाके पूरा डिटेल में। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, देख लेना, इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बहुत ही आसान है। इंग्लिश को अगर तुम समझ के पढ़ते हो तो, रट के पढ़ोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सबको पढ़ना होता है। जीएस के भी बहुत सारे पोर्शन है, करंट है, कंप्यूटर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। किस तरह से हम पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, हिस्ट्री को हम किस तरह से पढ़ेंगे, ज्योग्राफी किस तरह से, जीएस को कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। भाई इतने मोटे मोटे ग्रंथ मत बना लेना, इतने मोटे मोटे ग्रंथ बना रखे, रिविजन भी नहीं हो पा रहा है। एक दो क्वेश्चन इसी हिस्ट्री से सारे आते हैं और पूरी की पूरी एक किताब लिख रखी है तुमने, है ना, नोट्स में, रिवाइज भी नहीं कर पाओगे उनको, तो फिर क्या ही फायदा हुआ, है ना, हिस्ट्री पढ़ने का। किस तरह से हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, कैसे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ जीएस के लिए भी। ठीक है, उसके लिए तैयार रहना। जीएस हम किस तरह से पढ़ेंगे मैं वो भी बताऊंगा। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। इस बात को बार बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।